हेलो, दिस इज भास्कर ज्योति दास, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे एंड एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ सबके पास, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चैप्टर होगा आपके कोई भी एग्जाम के लिए, स्पेशली द एंट्रेंस एग्जाम्स। ओके, अगर कोई बच्चा यहाँ पे है जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहा है तो डेफिनेटली ये वाला चैप्टर उन लोगों को हेल्प करेगा। कोई भी अगर बच्चा या फिर बच्ची नीट 2027 के लिए एस्पायर कर रही है तो मैं बता दूँ 5 to 8 क्वेश्चंस हर साल इस चैप्टर में से आता है। तो नीट 2027 में तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ओके, अगर कोई फीमेल स्टूडेंट हमारी एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर किसी भी स्टेट लेवल बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रही है तो ये वाला चैप्टर बिल्कुल मिस मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ में कोई भी अगर स्टूडेंट सीयूईटी, आईआईटी, एनईएसटी और कोई भी पीसीबी एंट्रेंसेस में इंटरेस्टेड है तो इस चैप्टर को इन डेप्थ मैनर में तुम लोगों को करना होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो हम भी इस चैप्टर को क्या करेंगे, इन डिटेल करेंगे। मेरा जो सीरीज स्टार्ट होने वाला है, मैं इसमें तुम लोगों के कितने लेक्चर्स लूंगा, मैं इसमें तुम लोगों के 10 लेक्चर्स लूंगा। 10 लेक्चर्स में से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को इन डेप्थ मैनर में बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, ताकि हर कोई क्वेश्चन अगर मैं तुम लोगों के ऊपर फेंकूं तो एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों का सॉल्व हो। इजी, मीडियम, हार्ड, टफ लेवल, हॉट क्वेश्चन सारा का सारा एकदम तुम लोगों का क्लियर हो जाए। ओके, तो मैं ट्राई करूंगा इस सीरीज में जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है उसमें मैं अपना सबसे बेस्ट नोट्स तुम लोगों को प्रोवाइड करूं। साथ में जो कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स को मैं बढ़िया तरीके से, एकदम इजी तरीके से तुम लोगों से डिस्कस करूं। एंड यहां पे हम आफ्टर द एंड ऑफ द ईच लेक्चर हम क्वेश्चंस भी बढ़िया से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो मोटो है, जो गोल है, इस चैप्टर को हम लर्न क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, है ना, या फिर क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए, ताकि अगर क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए तो बढ़िया से हमारा एग्जाम भी क्लियर हो और एक बढ़िया सा हमारा रैंक भी रहे। तो रैंक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, उतना बेहतरीन स्कोर आएगा और उस स्कोर में से एक बेहतरीन रैंक आएगा। ओके, कोई भी एग्जाम हो तो बढ़िया से आपका क्लियर होना ही है। तो बिना देरी किए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हम 3 टर्म्स के बारे में डील करते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो रिवॉल्व करता है ना 3 टर्म्स के ऊपर। कौन कौन से टर्म्स है आपके यहाँ पे देख सकते हो। जो पहला टर्म है वो है आपका हेरिडिटी, दूसरा टर्म है आपका इनहेरिटेंस, ओके, और तीसरा टर्म है आपका वेरिएशन। तो पहले इन तीनों टर्म्स को समझ लेते हैं, उसके बाद सारा का सारा मामला ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला जो टर्म है सब लोगों ने देखा होगा, दैट इज द हेरिडिटी। तो हेरिडिटी है क्या? जो हमारे बॉडी में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितने भी क्वालिटीज है, वो अल्टीमेटली आए कहां से? हमारे पेरेंट्स में से तो आए, हमारे मम्मी पापा से आए। तो मम्मी पापा से जो कैरेक्टर्स है, जो क्वालिटीज है, जो ट्रेट्स है, वो हमारे में आए, हमारे में से हमारे बच्चों में जाएंगे, हमारे बच्चों में से फर्दर उनके बच्चों में जाएंगे। तो ये जो क्वालिटीज या फिर ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। सो हेरिडिटी इज नथिंग बट ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स या फिर क्वालिटीज या फिर कैरेक्टर्स, ओके, और कैरेक्टर्स फ्रॉम कहां से? पेरेंट्स में से कहां तक? टू प्रोजेनीज या फिर बच्चे, जिनको हम लोग क्या भी बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग्स भी बोलते हैं। तो इस सिंपल चीज को, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। अब ये जो कैरेक्टर्स है डेफिनेटली किसी मैकेनिज्म को फॉलो करके, किसी पाथवे को फॉलो करके, किसी प्रोसेस को फॉलो करके ट्रांसमिट हुए हैं, ऐसे ही तो नहीं आए हैं, है कि नहीं? तो जिन मैकेनिज्म्स को फॉलो करके, जिन प्रोसेस को फॉलो करके वो कैरेक्टर्स पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनीज, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो द मैकेनिज्म्स, ओके, या फिर जो पाथवेज, मैकेनिज्म्स या फिर पाथवेज बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से आपका प्रोजेनीज में पास करते हैं ओवर बहुत सारे सेवरल जनरेशंस, उसी मैकेनिज्म्स, उसी पाथवेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का कि इनहेरिटेंस इज द
बेसिस ऑफ हेरिडिटी, मतलब इनहेरिटेंस आपका जो हेरिडिटी है उसका आधार होता है, बेसिस होता है। मतलब बिना मैकेनिज्म्स को फॉलो किए हेरिडिटी नहीं हो सकता। हेरिडिटी होने के लिए कुछ आपके रूल्स, कुछ आपके मैकेनिज्म्स, कुछ आपके पाथवेज को फॉलो होना ही पड़ेगा। ओके, तो इसलिए बोला जाता है इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अभी तक जितना भी मैंने बोला आई होप सब लोगों को समझ आया होगा। चलो अब तीसरे टर्म को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब है विभिन्नता। ओके, मतलब जो हमारे कैरेक्टर से अल्टीमेटली हमारे पेरेंट्स से ही तो आए हैं, है कि नहीं, और हमारे में से हमारे बच्चों में जाएंगे। बट क्या सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स में से हमारे में ट्रांसफर हुए हैं, क्या वो सिमिलर है? क्या हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स के तरीके से दिखते हैं, या फिर उनका जो स्वभाव है क्या वो एकदम हमारे में से मेल खाता है? द आंसर इज नो। ऑब्वियसली कैरेक्टर्स उनमें से ही हमारे में आए हैं, बट उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे आपका डिफरेंसेस होते हैं, और उन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। सो वेरिएशंस आर नथिंग बट अमाउंट या फिर डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, मतलब हम कितना डिफर करते हैं, कितने अमाउंट में, कितने डिग्री में हम डिफर करते हैं। किससे? पेरेंट्स से। पेरेंट्स और कौन डिफर करेंगे? आपका प्रोजेनीज, बच्चे डिफर करेंगे। उन चीजों को, उन डिफरेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। और ध्यान में रखना बच्चों कि वेरिएशंस कैन बी इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन आपका कहां कहां पे आपको दिखेगा पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में? पहला तो मॉर्फोलॉजी, ऑब्वियसली दिखने में हम लोग अलग है, हमारे पेरेंट्स का जो चेहरा है वो अलग है, हमारा चेहरा अलग है ऑब्वियसली, या फिर जो बॉडी स्ट्रक्चर है सारा का सारा अलग होता है। ओके, ऑब्वियसली उन्हीं में से ही आए हैं, बट हम लोग थोड़ा सा अलग दिखेंगे। दूसरा है आपका फिजियोलॉजी, जो बॉडी फंक्शनिंग है, जो हमारे पेरेंट्स के बॉडी फंक्शनिंग है और हमारे बॉडी फंक्शनिंग है, उसमें बहुत सारा डिफरेंसेस हो सकता है। हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अलग हो सकते हैं, मेटाबॉलिज्म अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका फिजियोलॉजिकल आपके बहुत सारे डिफरेंसेस है। हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में सेलुलर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। साइटोलॉजी मतलब जो सेल स्ट्रक्चर है, सेल फंक्शनिंग है, उसमें भी आपका डिफरेंसेस हो सकता है। एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है बिहेवियरिस्टिक। हम लोग के जो बिहेवियर है, हमारे पेरेंट्स के बिहेवियर हमारे बिहेवियर से अलग है ना। पापा बहुत गुस्सेल हैं तो हम बहुत शांत है, तो ऐसे भी आपको केसेस नजर आए होंगे आपके डेली लाइफ में, ठीक है। तो ये वाले हैं आपके वेरिएशंस, ठीक है। चलो, तो ये जो तीनों टर्म है, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके बारे में सब लोग समझ गए होंगे। हेरिडिटी एक बार मैं फिर से बोल दूं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग तक। किन मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हैं आपका हेरिडिटी, या फिर कैसे आपका प्रोसेस होता है, आपका जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है ओवर सेवरल जनरेशन, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उन मैकेनिज्म्स को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। और जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स में से प्रोजेनिस तक, उनके बीच में आपके क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं। ओके, तो उन डिफरेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। अब ये जो हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और वेरिएशंस है, इन तीनों चीजों को कंट्रोल करते हैं हमारे जीन्स, ठीक है। जो हमारे जीन्स है, जीन्स क्या करते हैं? इन तीनों चीजों को कंट्रोल करते हैं। और ये वही जीन्स है जो इन क्वालिटीज को, इन जो वेरिएशन वाले क्वालिटीज होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ये क्या करते हैं? ये जीन्स आपका पास करते हैं, ठीक है। मतलब जो आपका मेन थिंग कंट्रोल करेगा वो है आपके जीन्स। और इस चैप्टर को हम जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ओके, तो जेनेटिक्स वाले इस चैप्टर में हम किस किस चीजों के बारे में पढ़ेंगे देख लो। सो जेनेटिक्स वो वाला ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ किस किस के स्टडी से? जीन्स के स्टडी से, इनहेरिटेंस के स्टडी से, और इनहेरिटेंस और हेरिडिटी के कारण जो आपका वेरिएशन होता है, या ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स जो वेरिएशन होता है, उसके ऊपर स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ओके, तो याद में रखना, ये वाला टर्म भी बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। आई होप जितना भी अभी हमने पढ़ा सबको पूरा का पूरा नॉलेज आ गया होगा। ओके, चलो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं अगले स्लाइड में। तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वेरिएशंस है, हमारे माता पिता और हमारे में जो क्वालिटी का डिफरेंसेस है, ओके, या फिर डिग्री ऑफ डिफरेंसेस है, ये अकर क्यों होता है? व्हाई द वेरिएशंस अकर? क्यों वेरिएशंस होता है? क्यों कैरेक्टर्स हमारे मम्मी पापा जैसे हमारे में सिमिलर नहीं होते? क्यों?
तो इसमें ना 3 कारण होते हैं। तो पहला कारण है आपका क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के वजह से आपका क्या आता है, वेरिएशन आता है। अब ये क्रॉसिंग ओवर है क्या, इसको मैं बढ़िया से समझा देता हूं। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि हमारे बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हर एक पेयर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कितने पेयर होंगे आपके, 23 पेयर्स होंगे, ओके। और एक पेयर के ये जो दोनों क्रोमोसोम्स है, ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम, इन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे इनको, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जब भी हमारा गैमीटोजेनेसिस होता है, जब भी हमारा क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस, सिंपल भाषा में स्पर्म और एग का फॉर्मेशन, जो गैमीट्स है हमारे, गैमीट्स का फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, गैमीटोजेनेसिस बोलेंगे, ओके। तो गैमीटोजेनेसिस के टाइम में क्या होता है कि इन दोनों क्रोमोसोम्स के जो सेगमेंट्स है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, आपका एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसी एक्सचेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर के वजह से होता क्या है कि इस क्रोमोसोम का एक सेगमेंट इसमें चला जाएगा, इसका एक सेगमेंट इसमें चला आएगा। तो जो हमारे में क्रोमोसोम्स थे वो थोड़े से नए वैरायटी के हो जाएंगे ड्यू टू द क्रॉसिंग, ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। सब लोग समझ गए होंगे कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है, आपका गैमीटोजेनेसिस के टाइम में होता है। कहां पे होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है। तो उससे क्या होते हैं, आपके न्यू वैरायटी ऑफ क्रोमोसोम्स हमको दिखेंगे। और उन न्यू वैरायटी ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स। कैसे क्रोमोसोम्स, न्यू कॉम्बिनेशन वाले, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स। और यही क्रोमोसोम्स, क्योंकि गैमीटोजेनेसिस हो गया, यही क्रोमोसोम्स हमारे स्पर्म्स या फिर एग में जाएंगे। और उन स्पर्म्स और एग में से हमारे कहां पे जाएगा, ये वाला प्रोजेनीज में ट्रांसफर होगा। मतलब हमारे प्रोजेनीज को हमारे ही क्रोमोसोम्स मिले, बट एक नए वैरायटी में मिले उनको, ठीक है। कहां पे मिले, एक आपके नए वैरायटी में मिले। आई बात समझ में। अब ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा कि क्रॉसिंग ओवर होता कहां पे है। क्रॉसिंग ओवर होता है आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में, ड्यूरिंग कौन सा प्रोसेस, गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस अकर होने के लिए कौन सा फेनोमेनन चलता है, कौन सा आपका सेल डिवीजन चलता है, इट इज कॉल्ड एज मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 के भी बहुत सारे फेजेस होते हैं। मियोसिस 1 में होता है आपका प्रोफेज 1, ओके। और प्रोफेज 1 में एक्चुअली आपका क्रॉसिंग ओवर अकर होता है। थोड़ा सा अगर दिमाग में स्पेस है तो मैं एक और यहां पे नॉलेज ऐड कर देता हूं कि प्रोफेज 1 में भी आपके 5 फेजेस होते हैं, लेप्टोटिनी, जाइगोटिनी, पेकाइटिनी, डिप्लोटिनी एंड डाइकाइनेसिस। तो इन पांचों स्टेज में से आपके पैकाइटिनी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो देखा कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट छोटू से आपके फॉर्मेट में हमने सीख लिया, ठीक है। तो यहां पे अगर क्वेश्चन पूछे कि क्रॉसिंग ओवर होगा कहां, तो डिटेल में बताना, होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस, कौन से प्रोसेस में, कौन से सेल डिवीजन में, मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 के कौन से फेज में, प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 के कौन से स्टेज में, आपका पैकाइटिनी स्टेज पे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं तुम लोगों को इजी करवा देता हूं। सो ट्रिक याद रखने के लिए, या फिर इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो है आपका PPM के क्रॉसिंग ओवर कहां पे होता है, पैकाइटिनी ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस नंबर 1, खत्म, ठीक है। तो इस ट्रिक से तुम लोगों को क्रॉसिंग ओवर का पूरा याद हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बढ़िया, चलो जस्ट मैं इसको रब कर देता हूं, ओके। तो यहां पे एक बार लिखा क्या है वो हम पढ़ लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर इज नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स, ठीक है। क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का आपका एक्सचेंज हो जाना, ओके। क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो जाना, किन क्रोमोसोम्स का, ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द प्रोफेज 1। किस फेज में, आपका पैकाइटिनी फेज में, पैकाइटिनी फेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1, खत्म। एकदम इजी है, आई थिंक कोई भी डाउट नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो
न्यू वेराइटी ऑफ क्रोमोसोम्स है हमारे बच्चों में ट्रांसफर होता है। सो क्रॉसिंग ओवर इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेरिएशन। चलो दूसरा रीजन हम देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द म्यूटेशंस। म्यूटेशन के कारण आपका वेरिएशन अकर होता है। अब म्यूटेशन आपका है क्या, व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन से क्या होता है। म्यूटेशन सब लोग जानते होंगे कि हमारे जो आपके डीएनए होते हैं, तो डीएनए में आपके सीक्वेंसेस होते हैं, है कि नहीं। मतलब अगर हम डीएनए को देखें तो ये वाला जो आपका ग्रीन कलर वाला स्ट्रैंड है, इसमें आपका जाएगा 5 प्राइम, तो दूसरे एंड होगा 3 प्राइम। अगर रेड वाले सेगमेंट को देखो तो ये होगा यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे आपका 5 प्राइम। मतलब एक डीएनए में आपके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स के आपके बीच में होता है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। क्या होता है आपका, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होता है। और उन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स में होते हैं आपके नाइट्रोजन बेसिस। क्या होते हैं आपके, नाइट्रोजन बेसिस। अगर एक साइड प्यूरिन्स है, अगर एक साइड प्यूरिन्स है तो एक साइड आपका क्या होगा, पायरिमिडिन्स होगा, पायरिमिडिन्स होगा। आई बात समझ में। मतलब प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स आपके बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और ऐसे आपका न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स आपका बनेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स आपका ऐसे बनेगा। वेट, चलो अब यहां पे मान लो इस डीएनए में आपका एक सीक्वेंस है, यहां पे है यहां पे है आपका CTA। ठीक है, CTA का यहां पे सीक्वेंस है। तो CTA आपका क्या है, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन। ठीक है, तो अगर यहां पे साइटोसिन है वो एक पायरिमिडिन है, तो ऑपोजिट साइड क्या होगा, एक प्यूरिन होगा, दैट इज ग्वानिन। हमेशा साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में आपका बॉन्ड चलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, और यहाँ पे अगर थाइमिन है तो ऑपोजिट साइड क्या होगा, एडेनिन होगा। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे है सपोज एक सीक्वेंस CTA, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन का, तो उसके ऑपोजिट में क्या होना है, GAT, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन का। अब यहां पे सपोज इस पॉइंट में म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया, यहां पे आपका म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन के कारण आपका क्या हो जाएगा कि जो साइटोसिन है, साइटोसिन यहां से हट जाएगा। साइटोसिन की जगह पे यहां पे कौन आ जाएगा, आपका थाइमिन आ जाएगा। ठीक है, मतलब साइटोसिन था यहां पे पहले, उसको हटा दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। किसके साथ, किसने सब्स्टिट्यूट किया, थाइमिन ने सब्स्टिट्यूट किया। तो साइटोसिन के साथ तो हमेशा ग्वानिन बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो क्या यहां पे ग्वानिन रहेगा, नहीं रहेगा। ग्वानिन के जगह थाइमिन आ गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ग्वानिन के जगह एडेनिन आ जाएगा। सो यहां पे जो सीक्वेंस है CTA था, अब सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हो गया, यहां पे क्या आ गया, TTA आ गया। तो लो हो गया म्यूटेशन। आपके बेस पेयर में, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में, नाइट्रोजन बेसिस में आपका क्या आ गया, चेंजेस आ गया। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। इट इज द चेंज या फिर ऑल्टरेशन, कहां पे, इन द डीएनए सीक्वेंसेस, जिसको कि हम क्या भी बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स बोलते हैं। तो बेस पेयर्स में आपका चेंज आ गया। ठीक है, तो इसी वजह से आपका वेरिएशन कॉज होता है। तीसरा कारण जो वेरिएशन कॉज करता है, सभी लोग जानते होंगे, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण भी आपका वेरिएशन कॉज होता है। और ये बात हमारे एंसेस्टर्स को भी पता था। हमारे एंसेस्टर्स को 8000 to 1000 बिफोर क्राइस्ट वाले टाइम पीरियड से पता था कि हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके नए वैरायटी ऑफ स्पीसीज को जनरेट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उन लोगों ने इस टेक्निक का यूज किया था और बहुत सारे नए वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को डेवलप किया था। तो यहां पे एकदम मैं सिंपल करके बताऊंगा कि अगर हम लोग वाइल्ड स्पीसीज को कलेक्ट करके, यहां पे सपोज एक वाइल्ड स्पीसीज है, उसका नाम है वाइल्ड स्पीसीज A, और दूसरा हम क्या करें, यहां पे एक दूसरा वाइल्ड स्पीसीज ले ले, ये है आपका वाइल्ड स्पीसीज B। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि यहां पे तुम लोगों ने लिया है एक बुल को। किसको लिया है, एक बुल को, जो कि बहुत ज्यादा क्या था, स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, जो बहुत ज्यादा क्या था, स्ट्रॉन्ग था। तो उस बुल के एक स्पीसीज को, स्ट्रॉन्ग वाले स्पीसीज को तुम लोगों ने कलेक्ट किया और उसको मेट करवा दिया, उसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवा दिया एक काऊ के साथ। काऊ में क्या था, आपका जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है, तो इस स्ट्रॉन्ग बुल को हमने क्या किया, आर्टिफिशियली मेट करवाया एक काऊ से जो मिल्क बहुत अच्छी देती थी। अब इनसे जो आपका प्रोजेनी जनरेट होगा वो या तो बुल हो सकता है
ओके, मेल हो सकता है या तो फीमेल आपकी काऊ हो सकती है। अगर इनसे जन्मा हुआ बुल हमको मिलेगा तो वो बुल बहुत ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। और इनसे जो बच्ची अभी काऊ पैदा होगी, तो काऊ अगर पैदा होगी तो वो अपने मम्मी की तरह बढ़िया से मिल्क प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। मतलब दोनों के बेनिफिशियल क्वालिटीज हमको एक नए आपके ऑफस्प्रिंग में मिला, ठीक है। अगर बुल होगा तो स्ट्रांग होगा, अगर काऊ होगा तो बहुत अच्छी दूध देगी। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग या फिर क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। हमने क्या किया, बेहतरीन वाइल्ड स्पीसीज को कलेक्ट किया, एक दूसरे के साथ सिलेक्टिवली ब्रीड करवाया या फिर क्रॉस ब्रीड करवाया, उनमें से हमने नए वेराइटीज को ऑब्टेन किया और नए वेराइटीज को हम अभी क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जो स्ट्रांग होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, जो अच्छा मिल्क देगा उनको हम सिलेक्ट करेंगे। और इन नए वेराइटीज में स्पीसीज ए का भी क्वालिटी मिलेगा, स्पीसीज बी का भी आपको क्वालिटी मिलेगा। ओके, तो न्यू वेराइटीज विद द डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ बोथ द स्पीसीज ए एंड द स्पीसीज बी विल बी सिलेक्टेड। ओके, उनको हम सिलेक्ट करेंगे। इसी सिलेक्शन को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हमने आर्टिफिशियली क्रॉस ब्रीड करवाया दो अलग अलग स्पीसीज के साथ, उनसे जन्मे बेहतरीन बच्चे को हमने सिलेक्ट किया और हम उससे अपना काम निकालेंगे, उसको यूज करेंगे, पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा सिलेक्टिव ब्रीडिंग या फिर क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है और आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, और कैसे हम क्रॉस ब्रीड करके न्यू वेराइटीज को ऑब्टेन कर सकते हैं जिसमें दोनों स्पीसीज का बेहतरीन क्वालिटीज होंगे। और इसी टेक्निक से हमने अपने काउ स्पीसीज को, जो हमारे पंजाब में आपका एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द साहीवाल काउस को जनरेट किया इन पंजाब, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उनका जो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लो होता है और बहुत अच्छे से उनको मतलब डिजीज से और फर्दर कोई इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो ऐसे बेहतरीन काऊ के स्पीसीज को, साहीवाल काउस को हमने कहाँ पे डेवलप किया, पंजाब में। कैसे डेवलप किया, दे वर डेवलप बाय डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन किया, किसका डोमेस्टिकेशन किया, एंसेस्ट्रल वेराइटीज या फिर वाइल्ड वेराइटीज को इंडियन काउस के हमने क्या किया, डोमेस्टिकेशन किया। और साथ में जो बच्चे निकले साहीवाल काउस का हमने क्या किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनेंगे। सबसे पहला मैं क्वेश्चन बता दूं कहां से बनेगा, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो केस है, जो नॉलेज है, वो कहां से था कि नए वेराइटीज को हम लोग ऑब्टेन कर पाएंगे, 8000 टू 1000 BC से ये नॉलेज था हमारे एंसेस्टर को। तो एग्जाम्पल यहां पे पूछेगा कि कौन से काऊ को हमने डेवलप किया, ये होगा आपका साहीवाल काऊ। कहां पे डेवलप किया, इन पंजाब। कैसे डेवलप किया, डोमेस्टिकेशन से, और क्या किया हमने, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, ठीक है। डोमेस्टिकेशन किसका किया, साहीवाल काउस को डेवलप करने के लिए हमने एंसेस्ट्रल या फिर वाइल्ड वेराइटीज का डोमेस्टिकेशन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया ऑफ द इंडियन काउस। खत्म, एकदम इजी है, ठीक है। चलो एक यहां पे क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं। तो तुम लोग अपने स्क्रीन को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद मैं आंसर करता हूं। देखो क्वेश्चन में वही चीज पूछा है कि साहीवाल काउस इन कहां पे, हम लोग जानते हैं कि इन पंजाब, ठीक है। पंजाब में उसको डेवलप किया गया था। कैसे डेवलप किया था, पहला प्रोसेस था डोमेस्टिकेशन, ओके, और दूसरा प्रोसेस था आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके। अब देखो ऑप्शन में किससे मिलता है, यहां पे पंजाब है, ठीक है, यहां पे भी पंजाब है, ठीक है, यहां पे हरियाणा नहीं होगा, ठीक है। तो पंजाब, ठीक है, क्या नेचुरल सिलेक्शन था, नहीं, नेचुरल सिलेक्शन से नहीं, हम लोगों का किससे हुआ था, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से और आपका डोमेस्टिकेशन से। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। ऐसे भी तुम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इस मेथड को हमने क्या बोला, एलिमिनेशन बोला। जो अनलाइकली ऑप्शन है उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, लाइकली ऑप्शंस को सिलेक्ट किया, फिर उनके बीच में थोड़ा सा और कंपेयर करके देखा, ठीक है। चलो आई होप ये वाला
जो टॉपिक है कि वेरिएशन क्यों अकर होता है वो सब लोग समझ गए। पहला था आपका क्रॉसिंग ओवर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का एक्सचेंज होना। उसके बाद म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण डीएनए सीक्वेंसेस न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में चेंज आता है। और तीसरा था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे हमने देखा नए वेराइटीज को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके, क्रॉस ब्रीड करके, आर्टिफिशियली सिलेक्ट करके ऑब्टेन किया जा सकता है। चलो, तो अब ये जितने भी आपके चीजें हैं, हेरिडिटी, वेरिएशंस, इनहेरिटेंस, इनको कंट्रोल कौन करता है? आपका जीन्स डेफिनेटली। तो जीन्स के बारे में इस चैप्टर में हम बढ़िया से पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका जीन्स। ओके, तो ये जीन्स है क्या आपका और कहां पे मिलता है? जीन्स को सबसे पहले देख लेते हैं कहां पे मिलता है। तो जीन्स मिलते हैं आपके सेल के अंदर। सेल के अंदर जाओ आप लोग न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे एक्स शेपेड स्ट्रक्चर यहां पे दिखेगा तुम लोगों को। तो ये सारे के सारे एक्स शेपेड स्ट्रक्चर्स होंगे आपके क्रोमोसोम्स। यहां पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या हर टाइम आपके क्रोमोसोम्स एक्स शेपेड स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे? ओके, तो उसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं समझ जाऊंगा। तुम लोगों को थोड़ा सा तो नॉलेज है। पर यहां पे हमने देखा कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हमको एक्स शेपेड स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स मिला। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स को अगर तुम लोग देखोगे, क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है अपना, वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होके यहां पे रख रखा है। ठीक है, तो डीएनए को हमने क्या किया है? बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक करके यहां पे रख दिया है। तो क्रोमोसोम्स को अगर हम खोलेंगे तो और कुछ नहीं मिलेगा, एक लंबा सा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मिलेगा। ठीक है, तो इस डीएनए का जो लेंथ है वो कितना होता है? इट इज अबाउट 2.2 मीटर्स। ठीक है, तो 2.2 मीटर का आपको डीएनए मिलेगा, जो हिस्टोन प्रोटीन्स के हेल्प से बहुत ज्यादा टाइटली पैक हो रखा था किसके अंदर? क्रोमोसोम्स के अंदर। अब डीएनए को अगर तुम लोग देखोगे तो डीएनए में बहुत सारे सेगमेंट्स मिलेंगे ऐसे ऐसे करके, और कुछ सेगमेंट्स आपके किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होंगे। क्या करेंगे? आपके कुछ कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। सपोज ये वाला जो सेगमेंट है ये हमारे आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। ये वाला सेगमेंट सपोज हमारे हाइट को कंट्रोल कर रहा है, जो हमारा हाइट है, ठीक है, कि कितने लंबे होंगे हम, उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए जो किसी किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, द सेगमेंट्स या फिर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए व्हिच कंट्रोल्स ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, उसी स्ट्रेच ऑफ द डीएनए या फिर सेगमेंट ऑफ द डीएनए को हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। जीन और कुछ नहीं है, डीएनए ही है आपका, ये डीएनए ही है। इट इज केमिकली डीएनए व्हिच इज कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। और यही जीन्स आपके, यही डीएनए के टुकड़े आपके क्या होते हैं? पास करते हैं ओवर सेवरल जनरेशन या फिर ओवर द नेक्स्ट जनरेशन। यही जीन्स आपके जो कैरेक्टर्स है उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाने में हेल्प करते हैं। आई होप बढ़िया से जीन का जो कॉन्सेप्ट है सबको समझ में आया होगा, कैसे कहां पे मिलेगा। ओके, किसको हम लोग जीन बोलेंगे? सारे के सारे डीएनए सेगमेंट्स को हम लोग जीन नहीं बोल सकते, उन्हीं को बोलेंगे जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा, याद में रखना। ठीक है, तो जीन इज ए बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो मेन आपका हेरिडिटी का जो कंट्रोलिंग चीज है वही है आपका जीन। फंक्शनल और फिजिकल यूनिट है आपका जीन, दैट डिटरमाइंस ए बायोलॉजिकल कैरेक्टर। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को ये कंट्रोल करेगा, डिटरमाइन करेगा। एंड जीन्स आर नथिंग बट दीज आर ओनली मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए के ही टुकड़े हैं आपके। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखा है। आई होप ये वाला स्लाइड भी सब लोगों को क्लियर है। तो अब हमको क्या करना है? जीन्स के बारे में डिटेल में देखना है कि ये है क्या एक्चुअली, ये जो सेगमेंट्स है ये एक्चुअली कैसे होते हैं। ठीक है, तो जितना दिख रहा है सिंपल जीन ना, तो उतना ज्यादा है नहीं। तो बढ़िया से जीन्स को एकदम इजीली देखते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा। चलो, अब यहां पे मैंने 3 जीन्स तुम लोगों के सामने रखा है, ये वाला और ये वाला। ये तीनों जीन्स तुम लोग देख सकते हो। हर कोई जीन में तुम लोगों को दिखेगा कि जीन एक पर्टिकुलर चीज को हम नहीं बोल सकते। जीन में आपके 2 मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 आपके मेंबर्स होते हैं, और एक एक मेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? एक एक मेंबर को हम बोलेंगे एलील। ठीक है, तो जीन में आपके कितने एलील होते हैं? जीन और कुछ नहीं है बट इट कंटेन्स ए
पेयर ऑफ एलील, इट कंटेन्स ए पेयर ऑफ एलील। एक होता है वहां पे डोमिनेंट एलील और दूसरा होगा आपका रेसेसिव एलील। कुछ कुछ जीन में क्या होता है, दोनों डोमिनेंट एलील हो सकते हैं, कुछ कुछ जीन में आपके दोनों रेसेसिव एलील हो सकते हैं। ठीक है, तो एलील्स अब क्या है फिर, एलील्स तो हमने देखा कि यस इट इज ए मेंबर ऑफ ए जीन, एक मेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। और जीन बनाने के लिए हमेशा दो एलील्स का पेयर होना जरूरी है, दो एलील्स का कॉम्बिनेशन जरूरी है। तो एलील्स क्या होते हैं, अब उसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। हमने देखा कि जो एलील्स है उसमें से जो कैपिटल वाला एलील होगा वो होगा डोमिनेंट एलील, और जो स्मॉल लेटर में एलील होगा वो होगा रेसेसिव एलील। ठीक है, सपोज ये तीनों जीन्स आपके किस लिए है, आपके हाइट के लिए है। ठीक है, सो दीज आर द जीन्स फॉर योर हाइट। अब हाइट कैसा कैसा होता है, हाइट सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो टॉल हाइट होगा या तो आपका ड्वार्फ हाइट होगा। ठीक है, ड्वार्फ हाइट होगा। अब जो टॉल हाइट को कंट्रोल करेगा उस एलील को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका डोमिनेंट एलील। ठीक है, और जो ड्वार्फ हाइट को कंट्रोल करेगा उस एलील को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका रेसेसिव एलील। सो कैपिटल टी विल कंट्रोल, विल कोड फॉर द टॉल कैरेक्टर, टॉल ट्रेट, और स्मॉल टी विल कंट्रोल द ड्वार्फ वाला ट्रेट। ठीक है, तो ये वाला अच्छे से देख लो। अब एक बार एलील्स के बारे में क्लियर हो गया तो एक बात मैं फिर से बता दूं, हम जीन्स को एलील के हिसाब से नेम भी कर सकते हैं, नेमिंग भी करेंगे। तो इस जीन में देखो दोनों एलील्स आपके क्या है, सिमिलर है, तो ऐसे जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस जीन। अब इस जीन के कारण कैरेक्टर कौन सा आ रहा है, आपका जो ट्रेट है वो डोमिनेंट आ रहा है कि रेसेसिव आ रहा है, ये जो ट्रेट है वो आ रहा है आपका डोमिनेंट ट्रेट। तो डोमिनेंट को क्या बोलेंगे हम, होमोजाइगस डोमिनेंट जीन। तो इस जीन का नाम क्या पड़ा आपका, होमोजाइगस डोमिनेंट जीन। दूसरा, ये वाला जो जीन है, ये वाले जीन में क्या है, ये वाला कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, दोनों एलील्स आपके डिफरेंट है, तो इस जीन को हम लोग क्या नाम देंगे, हेटेरोजाइगस जीन। ठीक है, हेटेरोजाइगस जीन में से कौन सा आपका कैरेक्टर आ रहा है, कौन सा ट्रेट आ रहा है, टॉल आ रहा है, तो हेटेरोजाइगस आपका क्या है, टॉल आपका डोमिनेंट ट्रेट है, तो डोमिनेंट जीन के वजह से आ रहा है, तो इस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन। ठीक है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन। अब इस जीन में देखो फर्दर क्या है, यहां पे दोनों एलील्स आपके क्या है, सिमिलर है, तो अगेन ये क्या बनाएगा आपका, दिस विल बी द होमोजाइगस जीन। होमोजाइगस जीन में से कौन सा कैरेक्टर आ रहा है आपका, कौन सा ट्रेट है आपका, ड्वार्फ है, दैट इज द रेसेसिव वाला कैरेक्टर, तो इस जीन को हम लोग क्या नाम देते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव जीन। ठीक है, होमोजाइगस रेसेसिव जीन। तो इससे आप लोग नेमिंग भी समझ गए होंगे। अब मैं एलील्स का फंक्शन बताता हूं कि क्यों हम कैपिटल टी को डोमिनेंट बोलते हैं, क्यों हम स्मॉल टी को रेसेसिव बोलते हैं। जो डोमिनेंट वाला एलील है वो किसी के भी साथ रहे, वो अपने साथ रहे, वो किसी दूसरे एलील के साथ रहे, वो अपना ही कैरेक्टर शो करेगा। यहां पे जो कैपिटल टी है तो दोनों आपके टॉल कैरेक्टर को ही कंट्रोल करेंगे, तो टॉल वाला कैरेक्टर आएगा अगर किसी में ये वाला जीन है। अगर किसी में हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ रहेगा, बट स्मॉल टी को कभी भी वो एक्सप्रेस होने नहीं देगा, ये अपना ही गुंडागर्दी चलाएगा यहां पे और अपना ही कैरेक्टर शो करवाया है ना। तो यहां पे आपका कैपिटल टी किसी भी एलील के साथ रहे वो हमेशा अपना ही कैरेक्टर शो करेगा, तो इसलिए ये वाला क्या है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट जो आपके एलील्स है कैपिटल टी, ये दोनों फॉर्म में आपके एक्सप्रेस होंगे। होमोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस होगा, टॉल देगा, हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी ये आपका जो डोमिनेंट एलील है या फिर जीन है वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो जो डोमिनेंट एलील है इट ऑलवेज गेट्स एक्सप्रेस, ये हमेशा आपका क्या करेगा, इट विल गेट एक्सप्रेस, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, इसका इफेक्ट जो टॉल है दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, और स्मॉल टी को हमने रेसेसिव एलील क्यों बोला, रेसेसिव मतलब ये अगर किसी दूसरे के साथ रहे तो ये अपना कैरेक्टर शो
नहीं कर पाएगा। इसको अपना कैरेक्टर शो करने के लिए इसके जैसा ही एक दूसरा एलील चाहिए, तभी वो अपना कैरेक्टर शो कर पाएगा। उसके जैसा ही आइडेंटिकल एलील होना जरूरी है, तभी आपको रेसेसिव वाला कैरेक्टर दिखेगा, दैट इज द ड्वार्फ। इसलिए हमने स्मॉल टी को रेसेसिव कहा, क्योंकि इट विल ओनली एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस फॉर्म। स्मॉल टी होमोजाइगस रेसेसिव फॉर्म में ही ये क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और इस फॉर्म को हम और एक नाम दे सकते हैं, इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज द प्योर फॉर्म। जो भी होमोजाइगस फॉर्म है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको हम लोग क्या भी फॉर्म बोलते हैं, प्योर फॉर्म बोलते हैं। इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है आपका, दोनों एलिल सिमिलर है, प्योर है आपके, कोई भी मिक्सिंग और डिसिमिलर एलिल यहां पे नहीं है। तो इन फॉर्म्स को हम लोग प्योर फॉर्म बोलते हैं। तो याद है सब कुछ, बढ़िया से कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, यस और नो? ठीक है, तो अभी हमने जो देखा उसको एक बार यहां पे क्या करते हैं, उसको एक बार फिर से यहां पे देख लेते हैं कि जितने भी जीन्स हैं 3 फॉर्म में हो सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव। डोमिनेंट दोनों आपके केसेस में एक्सप्रेस करेगा, होमोजाइगस में भी, हेट्रोजाइगस में भी। और जो रेसेसिव है वो सिर्फ होमोजाइगस फॉर्म या फिर प्योर फॉर्म, जो रेसेसिव फॉर्म है उसमें आपका एक्सप्रेस करेगा। अब ऑब्वियसली जितने भी जीन्स है वो अल्टीमेटली कहां पे रहेंगे, डीएनए में लोकेटेड होंगे, क्योंकि डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं। और डीएनए हमेशा कहां पे होगा प्रेजेंट, क्रोमोसोम्स में होगा, है कि नहीं? मतलब ये जीन्स अल्टीमेटली कहां पे प्रेजेंट होंगे, ये आपके जो एलील्स है आपके कहां पे प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो एलील्स क्रोमोसोम्स में अल्टीमेटली कैसे प्रेजेंट होते हैं उस चीज को एक बार देख लेते हैं, तो बढ़िया से सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और यहां पे आपका एलील्स का एक डेफिनेशन भी है कि एलील्स आर नथिंग बट कॉन्ट्रास्टिंग या फिर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन। एक ही जीन का जो हाइट वाला जीन है उसके लिए क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देगा टॉल वाला हाइट, स्मॉल टी देगा ड्वार्फ वाला हाइट। ठीक है, तो दोनों हाइट क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है। तो एलील्स भी आपके कॉन्ट्रास्टिंग या फिर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है एक ही जीन का, हाइट वाले जीन का। इस कॉन्ट्रास्टिंग और स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म को और एक नाम दे सकते हैं हम, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन भी हम बोल सकते हैं। आई होप सारा का सारा मामला अभी क्लियर है। ठीक है, चलो, तो हमने क्या बोला कि यस ऑब्वियसली जो एलील्स है अल्टीमेटली डीएनए में ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये जीन्स के हिस्से हैं और डीएनए क्रोमोसोम्स में। तो अब इन एलील्स को हम क्रोमोसोम्स में देखते हैं, तो उसके लिए हमको क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को यहां पे देखना होगा। यहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक बढ़िया पिक्चर आया है हमारे ह्यूमन कैरियोटाइप का। किसका, ह्यूमन कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब है हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट है उसका एक बढ़िया सा पिक्चर। ओके, तो इस पिक्चर में आप लोग देखे होंगे कि टोटल कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। देयर आर 23 पेयर्स। अगर हम नंबर में करें तो देयर आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। हर एक पेयर में आपका ऐसे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा। टोटल 23 पेयर होंगे। 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 तक हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। और अगर मेल है तो सेक्स क्रोमोसोम होगा XY, अगर फीमेल है तो सेक्स क्रोमोसोम होंगी आपकी XX। मतलब 1 पेयर ऑफ क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, या तो XX फीमेल में या तो XY आपके मेल में, और बाकी 22 पेयर्स आपके क्या होंगे, ऑटोसोम्स होंगे। ओके, सो ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑटोसोम्स दैट आर योर 22 पेयर्स। फर्स्ट 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स सिर्फ हमारे बॉडी के हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। जितना भी हमारा बॉडी का कैरेक्टर्स होगा सारा का सारा कंट्रोल किसके अंदर होगा, हमारे ऑटोसोम्स के अंदर। सोमैटिक कैरेक्टर्स या फिर हमारे सेलुलर कैरेक्टर्स हमारे ऑटोसोम्स के कंट्रोल में होंगे। 22 पेयर्स में होते हैं
और जो हमारा जेंडर होगा, जो हमारा सेक्स होगा, वो कंट्रोल करेगा सिर्फ आपके सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स कभी भी आपका जेंडर कंट्रोल नहीं करते, अदर देन सेक्स, सेक्स या फिर जेंडर को कंट्रोल नहीं करेगा, वो कंट्रोल करेंगे आपके सेक्स क्रोमोसोम। अगर मेल है तो एक्स वाई, यहां पे देख सकते हो, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, एकदम छोटू सा, ओके। और अगर फीमेल है तो क्या होगा, एक्स एक्स, इसमें दोनों आपके क्रोमोसोम्स एक्स से सिमिलर हैं, ठीक है, होमोजाइगस है। सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन वही है कि जो एलील्स है, जो जीन्स है, वो कैसे दिखेंगे आपके क्रोमोसोम्स में, कहां पे लोकेटेड होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे क्रोमोसोम्स को देखेंगे। तो सबको याद होगा कि एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स को हमने क्या नाम दिया था, क्या नाम दिया था, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जीन्स को दिखाने के लिए मैं दो क्रोमोसोम्स को यूज करूंगा, दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम को। एक होगा क्रोमोसोम नंबर 1 वाला पेयर, दूसरा होगा क्रोमोसोम नंबर 2 वाला पेयर। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इनके कुछ पार्ट्स को हमको स्टडी करना होगा, उनको देखना होगा, तभी हम जीन्स के लोकेशन को ढूंढ पाएंगे। तो यहां पे प्रेजेंट है आपका द पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 और यहां पे प्रेजेंट है द पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है। अब हमने जाना था कि एक आपके पेयर ऑफ दोनों क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स और ये दोनों भी आपके क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर मैं यहां पे इन दो क्रोमोसोम्स को ले लो, ठीक है, ये है क्रोमोसोम नंबर 1 और ये है क्रोमोसोम नंबर 2। इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या नाम देंगे, इन दोनों क्रोमोसोम्स को, जो अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम्स होंगे, उनको हम नाम देते हैं नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, उनको हम क्या नाम देते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एकदम बढ़िया से याद में रखना, ठीक है। चलो अब यहां पे तुम लोग देख सकते हो, ये वाला एक क्रोमोसोम में ले लेता हूं, ठीक है, सिर्फ एक क्रोमोसोम मैंने लिया, इसके दो क्रोमैटिड्स होंगे, ठीक है, इसके दो क्रोमैटिड्स होंगे, एक तो ये वाला क्रोमैटिड, ठीक है, और दूसरा ये वाला क्रोमैटिड। इसके दोनों क्रोमैटिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके। अब हम क्या करेंगे, मैं इस क्रोमोसोम का, मतलब ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्योंकि दोनों का पेयर सेम है, क्रोमोसोम नंबर 1 का। तो इस क्रोमोसोम का मैं ये वाला क्रोमैटिड ले लेता हूं और इस क्रोमोसोम का मैं ये वाला क्रोमैटिड ले लेता हूं, ठीक है, ये वाला क्रोमैटिड मैं ले लेता हूं। तो इन दोनों क्रोमैटिड्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। कौन से क्रोमोसोम्स के, ये वाला क्रोमैटिड, ये वाला क्रोमैटिड और ये वाला क्रोमैटिड किस क्रोमोसोम के हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के हैं, है कि नहीं, पेयर ऑफ सेम क्रोमोसोम्स के हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ कौन से क्रोमोसोम्स आपके, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ऐसे हम क्रोमैटिड्स का नेमिंग करते हैं। अब दूसरे चीज के बारे में मैं पूछ रहा हूं यहां पे। चलो मैं क्या करता हूं कि इस क्रोमैटिड को यहां पे ले लेता हूं। सो आई विल टेक दिस क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 और मैं इस क्रोमैटिड को ले लेता हूं ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है। और ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या थे आपके, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इनके दोनों क्रोमैटिड्स को तुम लोग क्या नाम दोगे, इस क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 को और दूसरे क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2 को क्या नाम दोगे, इट विल बी कॉल्ड एज द, it will be called as non-sister chromatids, non-sister chromatids of कौन से क्रोमोसोम्स, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स,
ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ऐसे आपके क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का हम नेमिंग करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स को हमने क्या बोला, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड ले लो, इसका ये वाला क्रोमैटिड ले लो, और उस क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड ले लो। दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स हैं तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, बट क्रोमोसोम्स क्या है, एक ही पेयर के हैं तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका ये वाला क्रोमोसोम ले लो, क्रोमोसोम नंबर 1 का, इसका ये वाला क्रोमैटिड ले लो, क्रोमोसोम नंबर 2 का। ये क्या होंगे आपके, अगेन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। कौन से क्रोमोसोम्स के, अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, आई होप बढ़िया से पूरा का पूरा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का नेमिंग आ गया होगा। तो अब हम रेडी है जीन्स या फिर उनके एलील्स को देखने के लिए। ठीक है, तो जीन्स या फिर एलील्स को देखने के लिए मैं यूज कर रहा हूं यहां पे एक ही क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, जिसको हम लोग नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ये वाला जो नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम देख रहे हो, ये आपका एस फेज में एंटर होता है। एस फेज में आपका क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और क्रोमोसोमल सेगमेंट्स आपके इंक्रीज हो जाता है। यहां पे एक ही क्रोमैटिड था नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में, आफ्टर एस फेज का डुप्लीकेशन एक क्रोमैटिड डुप्लीकेट होके और एक क्रोमैटिड यहां पे बनेगा। तो यही क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्या क्रोमोसोम्स हमेशा ऐसे ही आपके स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे, द आंसर इज नो। ये है आपका डुप्लीकेटेड वाला क्रोमोसोम जो हम एक्स शेप स्ट्रक्चर को देखते हैं जनरली, बट ये नॉन डुप्लीकेटेड में ऐसे रहेगा या फिर क्रोमैटिन फाइबर बना के रहेगा। ठीक है, जिसको कि हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलो, तो अब जीन्स को देखने के लिए और उसके एलील्स को देखने के लिए हम यूज करेंगे नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। यहां पे है आपका एक जीन, दैट इज द कैपिटल स्मॉल ए। ठीक है, तो इस जीन में आपके क्या है, दो एलील्स है, एक है डोमिनेंट एलील, दूसरा है रिसेसिव एलील। तो जो कैपिटल ए वाला एलील है, ये इस होमोलोगस क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम के इस लोकेशन में रहेगा, और जो दूसरा एलील है स्मॉल ए, दैट इज द रिसेसिव एलील, ये उसी होमोलोगस क्रोमोसोम के आपके क्रोमैटिड में ऐसे रहेगा इन द सेम पोजीशन। ठीक है, मतलब जो क्रोमोसोम्स में आपका जीन प्रेजेंट होंगे वो कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, द सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसको भी क्रोमोसोम नंबर 1 होना पड़ेगा। अगर ये है 1, इसको भी 1 होना पड़ेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ओके। और होमोलोगस क्रोमोसोम के एग्जैक्टली उसी पोजीशन में दोनों एलील्स आपके प्रेजेंट होंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए। और जिस पोजीशन में एलील्स या फिर जीन आपके प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे लोकस। लोकस का सिंपल मतलब है लोकेशन ऑफ ए जीन या फिर एलील ऑन ए क्रोमोसोम। लोकस का मतलब क्या है, लोकेशन ऑफ ए जीन या फिर एलील ऑफ क्रोमोसोम। तो स्मॉल ए का लोकस कौन सा है, ये वाला। सो दिस इज द लोकस फॉर द एलील स्मॉल ए। और जो कैपिटल ए का लोकस है, ये वाला। सो दिस इज द लोकस फॉर द एलील कैपिटल ए। ठीक है, और अगर बेटर मैं बोलूं कैपिटल ए स्मॉल ए जीन का लोकस क्या होगा, सो दिस इज द लोकस ऑफ जीन कैपिटल ए स्मॉल ए। आई होप सब लोगों को बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ आया होगा जीन्स और एलील्स का, कैसे वो रहेंगे, क्यों डोमिनेंट है, क्यों रेसेसिव है, पूरा का पूरा क्लियरिटी आ गया होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि एलील्स आपके कहां पे प्रेजेंट होते हैं, एलील्स आपके एग्जैक्टली वही पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, सेम लोकस में प्रेजेंट होंगे। कौन से क्रोमोसोम्स में, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एग्जैक्टली सेम लोकस में पाए जाते हैं। तो ये वाला आंसर तुम लोगों को टिक करना होगा आपके एग्जाम के लिए। चलो, तो इन द एंड ऑफ द चैप्टर अब हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन टर्म्स को बढ़िया से तुम लोगों को देखना होगा ताकि पूरा का पूरा चैप्टर एकदम बढ़िया से समझ में आए। बहुत सारे टर्म्स को मैंने अभी डिस्कस कर दिया है, तो एक बार उनके डेफिनेशंस को देख लेते हैं।
सबसे पहला जो टर्म है वो है आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर एक इंडिविजुअल का फीचर होता है, ये हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहता है। मेरे पास भी हाइट है, तुम्हारे पास भी हाइट होगा, हर किसी के पास अपना हाइट है। तो एक फीचर जो हर किसी ऑर्गेनिज्म में अवेलेबल होता है, तो उसी फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। तो कैरेक्टर में एग्जांपल है स्टेम का हाइट, प्लांट का हाइट आपका एक कैरेक्टर होता है, हर प्लांट में हाइट प्रेजेंट होता है। उसके बाद है जो टर्म है वो है ट्रेट। ट्रेट का मतलब है जो कैरेक्टर्स को देख के हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मतलब हमारे बहुत सारे लोग बहुत लंबे होते हैं, टॉल हाइट के होते हैं, कुछ आपके मीडियम वाले हाइट के होते हैं, कुछ आपके ड्वार्फ होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर में जो डिफरेंसेस है ना, तो उन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं। उन्हीं डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स को, या फिर जो डिफरेंट कैरेक्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं, जिसको देख के हम बता सकते हैं कि ये लंबा वाला हाइट है, ये शॉर्ट वाला हाइट है, ये ड्वार्फ वाला हाइट है। तो यही कैरेक्टर्स को, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रेट बोलेंगे। और ट्रेट आपके इनहेरिट करते हैं। ये जो ट्रेट्स है हमारे मम्मी पापा से, अब अगर हमारे मम्मी पापा लंबे होंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम भी लंबे होते हैं। तो यही चीज आपका इनहेरिट होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइट में होता है टॉल या फिर ड्वार्फ। चलो अब नेक्स्ट है एलील्स। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि एलील्स आपके जीन के ही पेयर वाले मेंबर्स होते हैं। तो जीन वाले पेयर में जो मेंबर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एलील्स बोलेंगे। तो एलील्स आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन, कॉन्ट्रास्टिंग आपका कॉन्ट्रास्टिंग मेंबर्स ऑफ द जीन या फिर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन होता है। एक एक जीन में, ईच जीन में आपका क्या प्रेजेंट होता है, एक पेयर ऑफ एलील। जीन बनाने के लिए एलील्स को हमेशा जोड़े में आना होगा, या तो ये वाला या तो स्मॉल टी रेसेसिव वाला। तो ऐसे ऐसे हम लोग को क्या मिलेगा, जीन्स मिलेगा, जिसमें एक मेंबर को हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो एलील्स का टर्म है इसको दिया था बैटसन ने इन 1906। इसको याद में रखना होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। ओके चलो, अब नेक्स्ट है आपका डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील एक ऐसा एलील जो किसी भी फॉर्म में रहे, होमोजाइगस फॉर्म में रहे, हेट्रोजाइगस फॉर्म में रहे, ये अपना ही कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, ये अपना ही टॉल वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। ऐसे एलील को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील। एन एलील दैट इन्फ्लुएंसेस द अपीयरेंस ऑफ ए फिनोटाइप। जो हम आंखों से देखते हैं, जो हम आंखों से देखते हैं उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। तो फिनोटाइप को एक्सप्रेस करता है आपका डोमिनेंट एलील हर किसी स्टेट में, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, चाहे वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव एलील। हेट्रोजाइगस फॉर्म में उसके पास एक ऑल्टरनेटिव एलील होता है, तब भी वो अपना ही कैरेक्टर शो करवाएगा। रेसेसिव एलील। रेसेसिव एलील एक ऐसा एलील है जो हमेशा एक्सप्रेस करने के लिए उसके जैसा ही एक उसको आइडेंटिकल एलील की जरूरत होती है। जब वो डोमिनेंट के साथ रहता है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, डोमिनेंट उसको मास्क कर देता है या फिर कंट्रोल करता है, उसके एक्सप्रेशन को होने नहीं देता। उसका जो फिनोटाइप है, जो मॉर्फोलॉजी है, उसकी वजह से कौन सा कैरेक्टर आएगा वो हम देख नहीं पाते। तो देखने के लिए क्या चाहिए, एन एलील दैट इन्फ्लुएंसेस द अपीयरेंस ऑफ ए फिनोटाइप। जो रेसेसिव एलील का फिनोटाइप है वो कब दिखेगा, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एनदर आइडेंटिकल एलील। उसके जैसा ही आइडेंटिकल एलील चाहिए होगा। ठीक है, एंड लास्ट में फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है जो हम आंखों से देख पाते हैं, इन जीन्स के वजह से जो क्वालिटीज आ रहे हैं, टॉल के ड्वार्फ, वही है हमारा फिनोटाइप। ओके, सो इट इज द ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंसेस। जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल्स आर डिटरमाइंड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एलील। एलील्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस के कारण ही आपका क्या आता है, फिनोटाइप आता है। इन दोनों में से कौन सा फिनोटाइप आएगा, इन दोनों में से आएगा टॉल। इससे कौन सा फिनोटाइप आएगा, इससे आएगा आपका ड्वार्फ वाला फिनोटाइप। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज फिनोटाइप, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। उसके बाद है जीनोटाइप। समझ गए होंगे, फिनोटाइप अगर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है तो जीनोटाइप आपके जीन कॉम्बिनेशंस है। तो जीन्स के जो एलिलिक मेंबर्स होंगे वो कौन सा कॉम्बिनेशन बनाए हैं, वही है अपना जीनोटाइप। ओके, सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। उसका जो जेनेटिक मेकअप है वही है आपका जीनोटाइप। ओके,
इन रेस्पेक्ट टू ए सिंगल कैरेक्टर और ए सेट ऑफ कैरेक्टर। या तो एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा या तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को, बहुत सारे मॉर्फोलॉजीज या फिर फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर सकता है। और जीनोटाइप और फिनोटाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था W.L. जॉनसन ने इन 1909, इसको भी याद रखोगे। नेक्स्ट है होमोजाइगस फॉर्म। सबको पता है अगर दोनों एलिल्स आपके सिमिलर है तो उस फॉर्म को हम, जीन के फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हेट्रोजाइगस क्या है, अगर एक आपके पेयर में दोनों मेंबर्स आपके डिसिमिलर है, अलग अलग है, तो वो हो जाएगा आपका हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस वाले टर्म को दिया था बैटसन एंड सॉन्डर्स ने इन द 1902 ईयर। इन नामों को भी अच्छे से याद में रखना होगा। उसके बाद है जीनोम। जीनोम का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म में कितने सारे डीएनए होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल मेरे अंदर जितने भी मेरे डीएनए हैं और उसमें प्रेजेंट होने वाले जितने भी जीन्स है उन सबको इकट्ठा करो तो मेरा क्या बन जाएगा, जीनोम बन जाएगा। ठीक है, द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए या फिर जीन्स प्रेजेंट इन माय बॉडी इज कॉल्ड माय जीनोम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा जीनोम बोलेंगे। उसके बाद है जीन पूल। जीन पूल का मतलब है एक पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सपोज ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ गुवाहाटी में जितने भी ह्यूमन है उसके जीनोम को कलेक्ट करो, उनके जीन्स को कलेक्ट करो, उनके डीएनए को कलेक्ट करो, वो क्या बन जाएगा, द जीन पूल ऑफ गुवाहाटीज ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो जीन पूल का क्या मीनिंग है कि ऑल द जीनोटाइप्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनके जीनोटाइप्स, उनके जीन कॉम्बिनेशन, उनके डीएनए को कलेक्ट करो, वही बन जाएगा जीन पूल। जीन लोकस हमने बढ़िया से देखा। लोकस मतलब द पोजीशन ऑफ ए एलील या फिर जीन ऑन ए क्रोमोसोम। एक जीन या फिर उनके जो एलिलिक मेंबर्स है वो कौन से स्पेसिफिक प्लेस में, कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम के, वही है जीन लोकस। उसके बाद है वाइल्ड और म्यूटेंट एलील्स। ओके, अब इसको थोड़ा सा देखो। वाइल्ड एलील का मतलब है एक ऐसा एलील जिसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, एक ऐसा एलील जो कि कैसा है, आपका ओरिजिनल है। ठीक है, कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है, वो डोमिनेंट फॉर्म एक्सप्रेस करेगा, मतलब किसी के भी साथ रहेगा, वो अपना ही आपका फेनोटाइप देगा, कैरेक्टरिस्टिक देगा, और पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड होगा, मतलब हर कहीं पे आपको डोमिनेंट एलील ज्यादा दिखेंगे। जो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है वहां पे लंबे लोग ज्यादा है कि बौने लोग ज्यादा है, ऑब्वियसली टॉल आपके ज्यादा है, तो डोमिनेंट जो जीन्स होते हैं, डोमिनेंट जो एलील्स होते हैं, वो आपके म्यूटेशन उसमें नहीं हुआ है, वो वाइड स्प्रेड होते हैं और एक्सप्रेशन में क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइल्ड एलील। और म्यूटेंट अगर वाइल्ड एलील में म्यूटेशन हो जाए और वो रेसेसिव बन जाए तो वो बन जाता है म्यूटेंट एलील। एन एलील फॉर्म बाय म्यूटेशन, किसमें, वाइल्ड एलील में। ठीक है, वाइल्ड एलील म्यूटेट हो गया और म्यूटेशन के कारण पहले तो वो डोमिनेंट था, अब वो क्या बन गया, रेसेसिव बन गया। पहले वो वाइड स्प्रेड था, अब वो क्या हो गया है, लेस स्प्रेड हो गया है, अब वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन में क्या दिखेगा, कम दिखेगा। ओके, द रेसेसिव इन एक्सप्रेशन, रेसेसिव हो गया अपने एक्सप्रेशन में और बहुत ही ज्यादा लेस कॉमन हो गया इन द पॉपुलेशन, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेंट एलील बोलते हैं। ठीक है, डोमिनेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि डोमिनेंट क्या होगा, फिर से मैं याद दिला दूं, ओरिजिनल एक्सप्रेशन में डोमिनेंट और पॉपुलेशन में वाइड स्प्रेड, उसी का म्यूटेशन हो जाए तो म्यूटेंट एलील आपका म्यूटेटेड हो गया, रेसेसिव बन गया। पहले डोमिनेंट था, डोमिनेंट के बाद वो क्या बन गया, रेसेसिव बन गया। पहले वो वाइड स्प्रेड था, अब वो क्या हो गया, वाइड स्प्रेड से आपका लेस कॉमन हो गया, म्यूटेंट हो गया, रेसेसिव हो गया। ठीक है, चलो, एंड लास्ट में जो टर्म है वो है आपका हेमीजाइगस। हेमीजाइगस का मतलब है अगर यहां पे दो सिमिलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, उसमें से मैं एक मेंबर को यहां पे डिलीट कर दूं। ठीक है, एक मेंबर को डिलीट करके उसके जगह पे एक दूसरा अनलाइकली क्रोमोसोम में आके यहां पे रख दूं, तो वो आपका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, हेमीजाइगस हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली फीमेल्स में जो XX वाला क्रोमोसोम होता है, दोनों सिमिलर होते हैं, होमोजाइगस होगा। ठीक है, तो दोनों अगर सिमिलर है तो होमोजाइगस कंडीशन बनेगा। अगर उसमें मैं एक X को गायब करके एक Y ला दूं वहां पे, जो XY होता है, ये दोनों टोटली अलग वाले क्रोमोसोम्स है। एक मेंबर
नहीं है आपके, ऑल्टरनेटिव मेंबर भी नहीं है, टोटली अलग है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस। इट इज ए कंडीशन इन व्हिच ओनली वन एलील ऑफ ए पेयर इज प्रेजेंट। यहां पे होना चाहिए था XX, बट XY में क्या है, सिर्फ एक ही मेंबर आपका प्रेजेंट है, जो दूसरा मेंबर है वो टोटली एक अलग सा मेंबर है, दूसरा मेंबर है, ठीक है, इससे मिलता जुलता नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज द हेमीजाइगस कंडीशन, ठीक है। आई होप ये जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, सबको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को, नॉट इस चैप्टर को, इस लेक्चर को आज के लिए एंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एलील, व्हाट इज एन एलील। तो एलील को हमने जाना था, इट इज ए टाइप ऑफ contrasting form of a gene, slightly different form of a gene या फिर alternative form of a gene। तो यहां में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, आंसर करो, ठीक है। तो यहां पे ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म कहां पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसको ट्राई करो, फिर मैं करूंगा। 2 एलिलिक जीन्स, 2 एलिलिक फॉर्म्स, 2 एलिलिक मेंबर्स एक जीन के कहां रहते हैं, हमने देखा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेम लोकस में रहेंगे, है कि नहीं, सेम लोकस में आपका प्रेजेंट होते हैं एलील्स। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यस, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, ओके। ए जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट, अगर डोमिनेंट जीन है तो वो दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, होमोजाइगस फॉर्म में भी, हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी। तो दोनों फॉर्म में एक्सप्रेशन कहां पे है, इट एक्सप्रेसेस ओनली नहीं होगा होमोजाइगस में, इट एक्सप्रेस ओनली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं होगा, इट एक्सप्रेस बोथ इन, यस, बोथ इन होमोजाइगस साथ में हेट्रोजाइगस कंडीशन। यस, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द रेसेसिव कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस। रेसेसिव कैरेक्टर, रेसेसिव एलील कब एक्सप्रेस करेगा, जब दोनों आपके एलील्स आइडेंटिकल हो और ये जो फॉर्म है ये कैसा हो आपका, ये हो आपका होमोजाइगस या फिर प्योर फॉर्म, होमोजाइगस या फिर प्योर फॉर्म, स्मॉल टी वाले कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस नहीं, ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस, डेफिनेटली यस, ओके। ब्लेंड इन हेट्रोजाइगस, ब्लेंड मिक्स तो एलील्स होते नहीं है कभी भी, ओके। और ऑलवेज इम्प्योर नहीं, वो प्योर था, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2, होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेशन होता है। लास्ट ये वाला करो, इस वाले में चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू और फॉल्स देखना है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। यस, जो मैकेनिज्म्स है, जो प्रोसेसेस है कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन का, हेरिडिटी का, उसी को हमने क्या बोला था, इनहेरिटेंस। सो दिस विल बी योर ट्रू, ठीक है। तो ट्रू मार्क कर देते हैं। इनहेरिटेंस इज द डिग्री ऑफ हेरिडिटी, डिग्री नहीं था भाई, डिग्री नहीं था, बेसिस था, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। सो ये वाला बी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। वेरिएशन इज द डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनीज डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यस, डेफिनेटली करेक्ट है कि वेरिएशन के कारण ही आपके प्रोजेनीज पेरेंट्स से अलग दिखते हैं, ओके। और जो अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंसेस है प्रोजेनी और पेरेंट्स के बीच में, उसी को हमने क्या नाम दिया था, वेरिएशन। सो यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू, देखो ट्रू फॉल्स ट्रू, यस, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, बाकी को देखना ही नहीं है, ठीक है। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन है ना, मैंने कहा था ना, एक बार डिटेल से पढ़ो, बढ़िया से सारा का सारा क्लियर हो जाता है और कोई भी क्वेश्चन तुम लोग कर पाओगे। चलो यहाँ पे एक नीट का क्वेश्चन है, नीट उड़ीसा में पूछा गया था। ये एक दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, बट आज हमने इसको कर लिया है बढ़िया से। तो आंसर करो, क्रॉसिंग ओवर अकर कब होता है। देखो हमने देखा था कि क्रॉसिंग ओवर कब अकर होता है, ड्यूरिंग द गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में, स्पर्म या फिर एग के फॉर्मेशन के टाइम में, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर oogenesis बोलते हैं। गैमीटोजेनेसिस में भी आपका क्या होगा, मियोसिस नंबर 1 होगा। मियोसिस 1 के कौन से फेज में, प्रोफेज फेज में। और प्रोफेज 1 में भी एक फेज था, कौन सा, पैकाइटिनी, ठीक है, पैकाइटिनी फेज में आपका अकर होता है। तो यहाँ पे देखो कौन सा होगा करेक्ट। और यस, बिटवीन कहां पे होता है, क्रोमोसोम्स आपके कैसे होने चाहिए क्रॉसिंग ओवर के लिए, दे शुड बी द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दे शुड बी कैसे क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के कौन से क्रोमैटिड्स आपके,
सिस्टर के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम के, याद है कि नहीं? ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये वाला क्रोमेटिड इसका और ये वाला क्रोमेटिड इसका क्या होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, तो इनके बीच में होता है आपका क्रॉसिंग ओवर। तो पढ़ो यहां पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस नहीं होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस नहीं होगा, होमोलोगस होना चाहिए। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस हो सकता है, यहाँ पे भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस हो सकता है। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब देखो पैकाइटिनी स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 बिल्कुल करेक्ट है। यस, पैकाइटिनी फेज ऑफ प्रोफेज 1 में आपका होता है। यहाँ पे क्या लिखा था? जाइगोटिनी फेज पढ़ा ही नहीं है हमने, मारो गोली। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तुम लोगों को मिलेंगे। तो अगर बढ़िया लगा है तो डेफिनेटली एक लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और एक बढ़िया मैं इंफॉर्मेशन दे दूं सबको कि जो नीट और अदर पीसीबी एंट्रेंसेस है उनके लिए हम एक प्रैक्टिस सेशंस आपका लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्दी, जिसमें कोई भी एंट्रेंस हो उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज मिलेगा आप लोगों को हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। तो सीरीज का नाम होगा विजय भवा प्रैक्टिस सेशन। ये यूट्यूब में आपका लाइव चलेगा। ये यूट्यूब में क्या चलेगा? आपका लाइव चलेगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और ये जो नोट्स है, जो आज के लेक्चर का जो नोट है, तुम लोगों को हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। तो इन लिंक्स को, इन आपके क्यूआर को तुम लोग स्कैन करो, स्कैन करके जो पेज लॉन्च होगा उसमें फॉलो कर रखो। तो यहाँ पे हम नोट्स, मटेरियल्स और जो क्वेश्चंस है सारा का सारा यहाँ पे स्कैन करके तुम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ से ले लेना बढ़िया से, ठीक है। और अगर वीडियो को आप लोग पसंद किए हो तो डेफिनेटली हमारे को फॉलो करो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में। तो हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। तो फॉलो एक्सपोनेंट क्लासेस। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए यहाँ पे आ जाना। हमेशा तुम लोगों को बढ़िया कंटेंट ही मिलेगा। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट क्लास, टिल द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।